गाइस वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री रिड्रेसल फॉरम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। सबसे पहले हम वो एक्ट के बारे में जानेंगे जिसने इन तीनों रिड्रेसल फॉरम्स को बनाया इंडिया के अंदर। द एक्ट नेम इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि जिसका मैं थोड़ा डिटेल आपको दे रहा हूं। अब वो एक्ट के बारे में ना थोड़ा अगर टिक मार्क करना है तो वो इंपॉर्टेंट चीजें आप टिक मार्क कर लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में काम आएगा आपको। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था, तो पहले ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड, परंतु सर इसका असेंट कब मिला? असेंट का मतलब होता है कि उसका प्रेसिडेंट ने कब हाँ बोला कि ये एक्ट इस्तेमाल करने में। इसका बिल कब पास हुआ? तो इसका बिल पास हुआ था 9 अगस्त 2019 2019 को। नाउ सर इसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपन को 9 अगस्त 2019 को इसका परमिशन दे दिया था कि इस एक्ट को पास कर लिया जाए। बट आगे आगे क्या होता है भैया, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका ऑफिशियली पास कब किया था एक्ट? 24 दिसंबर 1986। बेसिकली 24 दिसंबर 1986 से ये एक्ट पास होने की कोशिश कर रहा है। बट कब हुआ? 9 अगस्त 2019 को। तो इतने साल लग गए इंडियन गवर्नमेंट को यह जानने के लिए कि कंज्यूमर्स को उनके प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अब आप सोच ही लीजिए आगे तो क्या ही सोचना है। अब सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको क्या समझाता है? बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको सिर्फ इतना ही समझाता है कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो आपको किसके पास जाके और कब और किस तरह से कंप्लेन फाइल करनी है। ठीक है ना? कैसे फाइल करनी होती है उसको ध्यान से देखिए। तीन तरह के मेन कमीशन होते हैं, रिड्रेसल फोरम्स होते हैं। पहला रिड्रेसल फोरम होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकंड स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। हम सबसे पहले तीनों को है ना कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू स्टडी करेंगे, समझेंगे क्या होता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मतलब होता है सर एक ऐसा रिड्रेसल फोरम। रिड्रेसल फोरम का मतलब होता है कि जो आपको न्याय, रिड्रेस का मतलब हमने समझा था न्याय दिलाना। सर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फोरम जो आपको न्याय दिलाता है, बरोबर। तो सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक ऐसा न्यायालय होता है, न्यायालय मतलब कोर्ट होता है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कोर्ट आपको पाया जाएगा। ये कौन बनाता है भैया? एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिड्रेसल फोरम होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको एस्टैब्लिश करने का काम करती है। सर स्टेट कमीशन क्या होता है? सर हर स्टेट लेवल पर, मतलब रिड्रेसल कमीशन ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से बड़ा होता है, हर स्टेट लेवल, हर स्टेट पे अपने पास अभी जितने भी स्टेट्स है 29-30 जितने भी स्टेट्स है, वो स्टेट्स के अंदर हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन रहेगा। कौन एस्टैब्लिश करेगा? वहां की स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। सर इससे एक और बड़ा होता है, इसके ऊपर नेशनल लेवल पर, मतलब पूरे इंडिया का एक नेशनल कमीशन होगा, एक देश का एक नेशनल कमीशन। कौन एस्टैब्लिश करेगा? मगर इसको कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी सर जी, इसको करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके सर जी, इसके अंदर कॉम्पोजिशन मतलब काम कौन कौन करते हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, हम दोनों समझेंगे। सर इसके अंदर तीन अलग अलग तरीके के काम होते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर कौन यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो जज है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के रूप में वो रिटायर हो चुका है और काम करने लायक है, मगर फिर भी तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ही यहाँ का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो सर स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है या भी है, वो बन सकता है स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट। और नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा फिर? सर सुप्रीम कोर्ट का जज। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुका है, रिटायर हो चुका है, वो बन सकता है आपका प्रेसिडेंट यहाँ का नेशनल कमीशन का। सर नेक्स्ट कंपैरेटिव पॉइंट है मेंबर। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो देखो यहाँ पर 2 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर तो आपको होने ही चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट अभी तक है ही नहीं है। तो मिनिमम तो 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं है। अगर उन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो वो कितने भी मेंबर ले सकते हैं उनके हिसाब से, अगर नहीं है तो उनके फील्ड, उनकी जरूरत के हिसाब से वो लोग मेंबर्स ऊपर नीचे कर देते हैं। अब सर जी स्टेट कमीशन में कितने मेंबर काम करने चाहिए? तो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में दोनों के अंदर एक सेम पॉइंट है कि भैया नॉट लेस देन 4, मिनिमम उनको बनने के लिए 4 मेंबर्स तो मिनिमम चाहिए। 4 से ज्यादा कितने होंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं है, वो आपको जिस जरूरत के हिसाब से वो लोग रखते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर सेम पॉइंट है।
अब जाते हैं टेन्योर। सर यहाँ पे प्रेसिडेंट भी काम कर रहा है, मेंबर भी काम कर रहे हैं, तो टेन्योर का मतलब होता है ये लोग काम कितने सालों तक करेंगे, कितने सालों तक वो लोग अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे। तो देखिए 5 इयर्स और 65। सर या तो उन लोग का जो टर्म है टेन्योर है वो 5 साल का रहेगा, या तो फिर अगर वो लोग 5 साल के खत्म होने के पहले 65 साल के हो गए, 65 इयर्स के हो गए, तो उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर आप 65 साल के पहले हो गए तो आप पहले रिटायर हो जाओगे, पर अगर आपका 5 साल पूरा हो गया खत्म और 65 साल के अभी तक नहीं हुए फिर भी आप रिटायर हो जाओगे, तो दोनों में से विचेवर इज अर्लियर। यहां पे टेन्योर कितना होता है स्टेट कमीशन में, प्रेसिडेंट और मेंबर दोनों का बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों या तो 5 साल के लिए काम करेंगे या तो 67 इयर्स, या तो अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स विचेवर इज अर्लियर। तो सिमिलरली स्टेट कमीशन में 5 साल का टेन्योर तो रहता है, बट अगर 70 साल के अगर आप जल्दी हो गए तो आपको जॉब छोड़ के रिटायर होना पड़ेगा। तो 5 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 70 व्हिचएवर इज अर्लियर। अब सर जी यहां पर जॉब पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले तो हम देखेंगे एज का क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया होता है क्या। यहां पर कोई भी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपको काम करना है तो आपकी उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 35 साल या 35 साल से ज्यादा ही होनी चाहिए, नॉट लेस देन 35। यहां पे कोई बच्चा काम नहीं कर सकता बेसिकली, नॉट लेस देन 35। सर ये जो क्वालिफिकेशन है एज की वो स्टेट कमीशन में भी नॉट लेस देन 35 है और नेशनल कमीशन में भी सेम चीज है, तो एक कॉमन पॉइंट तीनों के अंदर है, नॉट लेस देन 35। एज का क्राइटेरिया सब जगह सेम है। नेक्स्ट सर एजुकेशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एजुकेशन का क्राइटेरिया भी तीनों के अंदर सेम है, और भैया यहां पर अगर तीनों में अगर आपको काम नौकरी चाहिए तो मिनिमम आपको बैचलर्स डिग्री कोई भी ऐसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने बीकॉम किया तो ये बैचलर्स डिग्री हुई, हाँ। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया तो क्या ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है? हाँ। तो सर ये आपको कोई भी, बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है एमयू से करना है आपको और जरूरी नहीं बीकॉम करना है, आपको कोई भी बैचलर्स डिग्री चलेगी और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इंडिया के अंदर की, ठीक है। नेक्स्ट, और ये तीनों के अंदर कॉमन पॉइंट है एजुकेशन का। नेक्स्ट सर एक्सपीरियंस, यहाँ पे अगर आपको तीनों में काम करना है तो तीनों के लिए एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी सेम है, और वो क्या है? आपको मिनिमम एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में? या तो आप लॉ की फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटेंसी की फील्ड में, या इकोनॉमिक्स की फील्ड में, या तो फिर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, ऐसी कोई भी कोई बड़ी अच्छी फील्ड के अंदर आपने 10 साल मिनिमम काम किया होगा, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा आपको, और फिर यहाँ पे आपको नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आपका नहीं होगा अप्लाई। और ये वाला क्राइटेरिया तीनों के अंदर कॉमन डाल दो आप, सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन। सर जुरिस्डिक्शन का पहले मतलब समझते हैं इस वर्ड का। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि हमारी ताकत कहां तक है, हमारी पहुंच कहां तक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ताकत कितनी बड़ी होती है, कहां तक वो अपना काम कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज कितनी है बेसिकली, तो देखिए दो तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं। एक होता है टेरिटोरियल मतलब जमीनी अधिकार, और दूसरा होता है मॉनिटरी मतलब पैसों वाला अधिकार। जमीनी अधिकार के अंदर मतलब होता है कि भाई अगर सपोज कि थाने डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है थाने, अगर थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के कोई भी केस होंगे कंज्यूमर्स के रिलेटेड, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन खाली उसी केसेस को ले सकती है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज खाली थाने डिस्ट्रिक्ट ही है। अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है टेरिटोरियल बाउंड्रीज उतनी ही होती है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो स्थापित की गई है उसी डिस्ट्रिक्ट के वो केसेस ले सकती है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के वो नहीं ले सकती। सर अगर मैं स्टेट कमीशन की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बोलूं तो फॉर एग्जांपल है कि महाराष्ट्र के अंदर आपका स्टेट कमीशन है, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन, तो सर यहां पर वो महाराष्ट्र के अंदर के केसेस ही ले सकती है, वो गुजरात के केसेस, राजस्थान के केसेस, आंध्र प्रदेश के केसेस, मध्य प्रदेश के केसेस नहीं ले सकती। तो एक स्टेट लेवल की टेरिटोरियल बाउंड्रीज कितनी होती है, उसकी पर्टिकुलर स्टेट। पर सर नेशनल कमीशन की कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती है? हाँ, इसकी भी होती है, इसकी होती है पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर का कोई केस है तो वो ले सकती है, वो इंडोनेशिया मलेशिया नहीं ले सकती क्योंकि वो दूसरा देश हो गया, उसकी टेरिटोरी, इंडिया की टेरिटरी जितनी है उस टेरिटरी के अंदर के केसेस वो ले सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन इज मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन। सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन खाली उन्हीं केसेस को एंटरटेन करती है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से लेस देन है, लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब फॉर एग्जांपल दो लोग, एक बायर एक सेलर, एक दुकान वाला और एक खरीदने वाला, उन दोनों के अंदर डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े का लेन देन कंसिडरेशन जो है वो 1 करोड़ से कम है, 50-60 लाख का है, तो ये केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन हंसी खुशी ले लेगी और उसको बोले कि हम इसको सॉल्व करके सोल्यूशन देने के लिए रेडी है। परंतु सर स्टेट कमीशन, अगर आपका जो झगड़ा है और उसके अंदर मॉनिटरी वैल्यू
1 से लेके 10 करोड़ के बीच में, बिटवीन 1 to 10 करोड़ है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली अपने स्टेट कमीशन में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कमीशन इतनी वैल्यूज वाले केसेस को लेता है। अगर आपके केस की वैल्यू 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना है ना स्टेट कमीशन में जाना है, सीधा आप नेशनल कमीशन में जाके अपना केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली आपके 10 करोड़ के ऊपर वाले केस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इनका जुरिसडिक्शन डिवाइडेड है मॉनिटरी वाइज। नेक्स्ट होता है अपील। अपील का मतलब होता है कि भैया अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई फैसला सुनाया, आपका केस चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपको सोल्यूशन दिया और फैसला सुनाया, अब जरूरी नहीं है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला आपके हित में हो, आपके फेवर में हो, आपको उसका केस का जो फैसला है, सोल्यूशन है, वो अच्छा नहीं लगा, आपको लग रहा है कि वो मेरे फेवर में नहीं है बल्कि मेरे फेवर में होना चाहिए था, तो आपके पास 45 डेज होते। कितने डेज होते? 45 डेज होते। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला आ गया, उसके विद इन 45 डेज आपको अपील करनी होती है उसके ऊपर वाले कमीशन, उसके ऊपर वाले मतलब स्टेट कमीशन में। अगर आपको इसके फैसले से खुश नहीं हो तो आपको विद इन 45 डेज कहां जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन, और वहां पे अपना केस फाइल करना पड़ेगा। बट अगर 45 डेज से एक आध दिन भी ऊपर नीचे हो गया, एक आध घंटा भी ऊपर नीचे हो गया, तो वो लोग केस लेने के लिए रेडी नहीं होंगे और आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला ही मानना पड़ेगा, लास्ट फैसला माना जाएगा वो। नाउ स्टेट कमीशन ने आपका केस लड़ा, वो वहां का भी आपको फैसला मंजूर नहीं है, नहीं पसंद आया, तो सर आप फिर से अपील कर सकते हो। जिस दिन स्टेट कमीशन ने आपको आपका फैसला सुना दिया, उसके विद इन 30 डेज उसके ऊपर मतलब नेशनल कमीशन में आप अपना अपील डाल सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। 30 डेज के एक आध घंटा भी ऊपर नीचे हुआ तो नहीं लेंगे वो लोग। अब जाते हैं नेशनल कमीशन। सर आपका केस अभी नेशनल कमीशन में भी सुनवाई हो रही है, नेशनल कमीशन का भी फैसला आपको पसंद नहीं आया, तो यहां पे अपील कर सकते हो, कर सकते हो। सर जहां पर आपको नेशनल कमीशन का फैसला पसंद नहीं आया, तो आपके पास फिर से 30 डेज होंगे, विद इन 1 महीना। 30 डेज के अंदर आपको अब क्या करना है? इसके ऊपर कौन होता है? इसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन का फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बोलोगे आप भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं पसंद आया तो बेटा कुछ नहीं, आप चुपचाप घर पे जाके सो जाओ, उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फिर आपके अंदर ही खोट है, आप कितना भी अपील कर लो बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, बट सर अगर इन तीनों कमीशन में से तीनों ने कुछ ना कुछ फैसला दिया होगा कभी ना कभी हर केसेस का, अगर इनके जो फैसले हैं वो लोग नहीं मानते तो कुछ पेनल्टी लगती है, कुछ पनिशमेंट होता है। यस सर, हम वो भी समझेंगे। तो पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि ये तीनों कोर्ट्स की अगर बात नहीं मानी गई तो उसकी क्या पेनल्टी होती है? तो सबसे पहले आपको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कितने टाइम के लिए? फॉर द टर्म नॉट लेस देन 1 मंथ। 1 महीने से ज्यादा ही मिलेगा, 1 महीने से कम तो नहीं मिलेगा। सो 1 महीना मिनिमम आपको जेल की सजा हो सकती है, या तो आपको फाइन इंपोज करना पड़ेगा जो कि कम से कम 25,000 रुपया हो सकता है। सो विद 1 महीना की जेल, 25,000 रुपया फाइन। अब ये फाइन आपके गुनाह पे डिपेंड करता है। अगर आपका छोटा मोटा गुनाह है तो 25,000 का फाइन ठीक है, नॉर्मल है, उतना ही देना पड़ेगा। बट अगर आपका गुनाह ज्यादा बड़ा है तो वो फाइन 1 लाख तक बढ़ सकता है, और या तो कभी कभी आपको जेल और फाइन दोनों ही भरना पड़ सकता है। वो जैसा कोर्ट डिसाइड करेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 1 महीने की जेल हो सकती है, या तो आपको मिनिमम 25,000 रुपए फाइन हो सकता है, जो फाइन 25,000 से 1 लाख तक बढ़ भी सकता है, या तो आपको जेल और फाइन दोनों हो सकती है। आपके गुनाह के हिसाब से ये बदलता रहेगा। तो आई होप आपको ये तीनों का डिफरेंशिएट कंपैरेटिव स्टडी अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा, मैंने जैसे समझाया है। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।